राहुल भाई जी ज्ञान में हैं, 1998 से स्पार्क विंग के लाइफ टाइम मेंबर हैं और इनका यूट्यूब चैनल है जो शायद हम सब में से कई लोग देखते भी हैं, जो अव्यक्त मुरली रिवेंज प्रोजेक्ट है, इन्होंने किया था। और इनकी माइंड मैपिंग जो करते हैं, ये अव्यक्त मुरली का जो मैपिंग करते हैं, वो इनकी विशेषता है, इनकी यूनिकनेस है। और एज अ प्रोफेशन, he is a certified NLP master practitioner and life coach. And over to you, Ji Rahul Bhai ji. Thank you so much for joining us. ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी, सेशन का जो एसओपी मुझे समझ में आया वो शायद ये है कि पहले हम मुरली को थोड़ा सा रीड करेंगे, जो पैराग्राफ है हमारा। हाँ जी, और इस पे हम चर्निंग करेंगे, राइट? राइट। और हमारा जो है ये प्रोजेक्ट का नाम है पूज्य स्वरूप। इसमें हम सब शक्तियां ले रहे हैं। अभी हमने जो शक्तियां ली हैं, पावर टू डिसर्न, पावर टू डिसाइड, परखने और निर्णय लेने की शक्ति, उसके अंडर ये टॉपिक है त्रिकालदर्शी। इससे पहले हमने किया था सच्चाई सफाई। So हाँ जी, हाँ जी just to brief you about what we are doing, जी। जी, थैंक यू। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति जी। आज की मुरली का जो हमारा ये पैराग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है और रेलेवेंट है। आप सुन के समझेंगे कि कितनी एक्यूरेट बातें बाबा ने हमें कितने पहले से बताई हुई हैं। तो इसको क्विकली रीड कर लेते हैं, फिर इस पे चर्निंग करेंगे मिलके सभी। 14 मई 1977, परखने की शक्ति। किसी भी रूप में माया आवे, लेकिन परखने की शक्ति से माया को परखते हुए विजयी होंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे हो गई, किसी भी रूप में माया आवे, यानी कि माया अलग अलग रूपों में आ सकती है। तो अगर आप सबके पास डायरी एंड पेन है तो आप कुछ बातें नोट कर सकते हैं फॉर फर्दर रिफ्लेक्शन, कि माया के कौन कौन से रूप हैं जो हम दिन प्रतिदिन समझते जा रहे हैं कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये तो हमने सोचा नहीं था लेकिन ऐसा भी होता है। तो वो लिस्ट हमारी, क्योंकि बाबा ने कहा है कि जितना आपको बाप को समझना है उतना ही आपको माया को भी समझना है, माया के भी नॉलेजफुल बनना है। तो माया किस किस रूप में आ सकती है, और वो लिस्ट हमारी बड़ी होती जाए ताकि हमें समझ में आता जाए कि ये भी नए नए रूप हैं, सूक्ष्म रूप हैं। तो परखने की शक्ति आई है। माया को दूर से आते हुए परख लेते हो, वह जब माया वार करने शुरू करती है तब परखते हो। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बातों में आएगी तो हमें सोचना है। दिन भर में अगर हम देखेंगे तो छोटी छोटी बातों में भी। तो जितनी जितनी परखने की शक्ति तेज होती जाएगी तो दूर से ही माया को भगा देंगे। तो डिफरेंट स्टेजेस बाबा देखते हैं कि एक तो है कि माया आ गई तो उसे हम भगा रहे हैं, एक पहले से ही उसको भगाना है। पहले से भगाने के लिए परखने की शक्ति चाहिए, लेकिन अगर आ गई फिर भगाया तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता। तो बार बार हम मुरलियों में ये ऑब्जर्व करते हैं कि टाइम का फैक्टर बाबा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम के फैक्टर के बहुत अलग अलग लेवल्स पे बाबा बताते हैं। एक एक सेकंड तक बाबा चाहते हैं कि हम काउंट करें। फिर आते आते कभी बैठ भी जाएगी, इसलिए आने ही नहीं देना है। फिर बाबा कह रहे हैं कि आजकल के ज़माने में दूरंदेशी बनने का अभ्यास करना होगा। साइंस के साधन भी दूर से परखने का प्रयत्न करते हैं, पहले तूफान आना और उससे बचाव करना, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। अभी तो तूफान आ रहा है, उसको जान करके भगाने का प्रयत्न करते हैं या बचाव का प्रयास करते हैं। तो आप सबने रिसेंटली देखा बिपरजॉय साइक्लोन के टाइम में भी कि पहले से पता चलता गया, 10 दिन पहले, 8 दिन पहले, तो उससे बचाव के कितने उपाय किए गए और लॉस भी मिनिमम हुआ। तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे? परखने की शक्ति और निर्णय लेने की शक्ति। तो जब साइंस भी आगे बढ़ रही है तो साइलेंस की शक्ति कितनी आगे चाहिए। दूर से भगाने के लिए सदैव त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित रहो, हर बात को तीनों कालों से देखो।
ये हमारा मेन थीम है, इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि क्या बात है, वर्तमान रूप क्या है, और पहले भी इस रूप से आई थी और अब जो आई है उसको समाप्त कैसे करें। तो तीनों को देखने से कभी भी माया का वार आपके ऊपर हार खिलाने के निमित्त नहीं बनेगा, लेकिन त्रिकालदर्शी होकर नहीं देखते, वर्तमान को देखते, इसीलिए कभी हार कभी जीत होती, सदा विजयी नहीं होते। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले से कभी भी माया बच नहीं सकती। अगर बार बार माया का वार होता रहेगा तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा बेसिकली हुआ इनपुट। अब इसको हम फर्दर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। राइट। वो जैसा कि हमने देखा कि पहला आज का हमारा थीम है, हर बात को तीनों कालों से देखो। इसमें दो बातें हैं। तो पहले ये सोचना है, और हम चाहें तो लिख भी सकते हैं, साथ साथ अपने जर्नलिंग, अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सभी तो शेयर नहीं कर सकते हैं, कुछ कुछ भाई बहन शेयर करेंगे कि तीनों बातों को हम तीनों कालों से नहीं देख पाते, हर बात को। उसमें रोड ब्लॉक क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ऑब्स्टेकल क्या है। बाबा ने कहा और हमने तो समझा भी, मान लिया भी, हमने एक्सेप्ट किया इस बात को, फिर क्यों नहीं हम देख पाते, ऐसा क्या हो जाता है। तो यू कैन रेज योर हैंड्स इफ यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट इट। They could write in chat also, Ajay. यस 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 यस। Please, हाँ जी, शिखा बहन है, उन्होंने हैंड रेज किया। जी, आप अनम्यूट कर सकते। हाँ जी। तो इसमें जो रोड ब्लॉक आता है, जहां पर हम नहीं देख पाते हैं, बाबा कह रहा है फिर भी, तो उसके दो तीन कारण वो बन जाते हैं। एक तो क्लैरिटी नहीं होती है कि क्या बाबा कहना क्या चाह रहे हैं। हमने उसको चीज को समझा नहीं कि तीनों कालों को अगर हम देखना है, किसी का आदि मध्य अंत, अगर हम किसी चीज को भी कर रहे हैं, उसको हम हर चीज पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जो बाबा एक निश्चय की बात करते हैं कि हमें निश्चय होना चाहिए कि हम ये हर चीज पे अप्लाई कर सकते हैं। तो शायद हम कहीं पर वो अटक जाते हैं कि हम ये बड़ी चीज पे करेंगे या कभी किसी और चीज पे करेंगे। एक वो क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है, एंड दूसरा कि अवेयरनेस नहीं रहती है कि वो जो स्मृति विस्मृति के खेल में हम अटक जाते हैं। तो कभी याद रहता है, कभी भूल जाता है। इसके लिए वो तीनों कालों का दर्शन नहीं होता है हर हर कार्य में। ओम शांति। हाँ जी, एक चैट में भी आंसर आया है। जी। ओके, बहुत टाइम का अभ्यास नहीं है। हाँ जी, पूनम बहन आप बताइए। ओम शांति भाई। मतलब मैंने जो अभी तक ये 4 दिन में समझा है, वो ये भी है कि जब हम अपने, जो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है ना कि मैं कौन, तो जब हम अपने उस स्मृति में ही नहीं रहते ना, अपने असली एक्चुअली में मैं कौन हूँ, तो भी हम परिस्थिति को नहीं जज कर पाते। और हमारा जो विश्वास है ना, बाबा का विश्वास नहीं, लेकिन हम परिस्थिति को ना जानने के कारण उस माया के वश आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि हमारी अपनी स्मृति एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, इसमें हम आगे चलते हैं। तो कुछ बातें हैं जिनको हम समझ सकते हैं। तीनों कालों से नहीं देख पाते, इसका एक रीजन तो ये है कि हमें तुरंत तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है कई बार। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक टर्म यूज होता है। हम चाहते हैं कि इंस्टेंट ही रिजल्ट उसका मिल जाए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो। इसीलिए तीनों कालों को नहीं सोच पाते, सोचते हैं बाद का किसने देखा है, वो देखा जाएगा, अभी तो मजे ले लेते हैं। तो इसी से ही मिलती जुलती बात है लैक ऑफ पेशेंस, धैर्यता की कमी हो जाती है। अगर आप गहराई में देखेंगे तो हर चीज के पीछे निकल के यही बात आएगी। और इन सारी बातों का जो रूट है, मिला के वो 5 विकार ही आएंगे कहीं ना कहीं, सारी बातों के। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये 5 महाभूत हैं, यही इस सारी बातों की जड़ है।
और जैसा कि आप सबने कहा कि उसके क्या परिणाम होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो हमें समझ में नहीं आते, तो हम तीनों कालों को नहीं देख पाते। इस बात को समझने के लिए आप सभी ये कर सकते हैं कि आप अपने मन में कोई एक ऐसा डिसीजन सोचें जो आपने पिछले 6 महीने में लिया और फिर आपको रियलाइज़ हुआ बाद में कि ये डिसीजन उतना सही नहीं था, जल्दीबाजी में ले लिया गया, किसी टेम्पटेशन में आके लिया, किसी इन्फ्लुएंस में आके लिया, लेकिन वो सही नहीं था। तो आप देखेंगे उसके पीछे यही बात निकल कर आएगी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लैक ऑफ पेशेंस, या उसके परिणामों की जानकारी प्रॉपर हमें नहीं है। आगे देखते हैं। तो अब हम क्या करें कि हम हर बात को तीनों कालों से देखें, राइट? तो आप चैट में बता सकते हैं, चैट में बताएंगे तो इजी रहेगा क्योंकि बोलने में टाइम काफ़ी चला जाता है। आप क्विकली बता सकते हैं कि ऐसा हम क्या करें जिससे कि हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग कर सकें या तीनों कालों से हर बात को देख सकें। जी, अटेंशन, पेशेंस, डेवलप पेशेंस थ्रू एकाग्रता, बाबा की याद बहुत ही ऐसा आंसर है कि बाबा कहते हैं कि हर बात में ये आंसर नहीं देना है। बाबा की याद लेकिन कैसे? रिजल्ट ओरिएंटेड सिस्टम डेवलप करें, रिमाइंडर्स का, अंतर्मुखी बन के सिचुएशंस को एनालाइज करना, आत्मिक स्थिति, ये भी थोड़ा एम्बिग्यूअस और वेग स्टेटमेंट है, साक्षी दृष्टा की प्रैक्टिस। ओके, तो इसको भी हम 3 कैटेगरीज में देख सकते हैं, क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हो सकते हैं, और इन टूल्स एंड टेक्निक्स को हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो जैसे कि पिछले 3-4 दिन से जब से ये टॉपिक शुरू हुआ है तो हम सभी डिस्कस कर ही रहे हैं कि बाबा ने कहा है कि पहला है दिव्य बुद्धि। आजकल जैसे बात होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलेक्ट, और बाबा बात कर रहे हैं डिवाइन इंटेलेक्ट। तो किस पे हमारा फोकस ज़्यादा है इस टाइम? डिवाइन इंटेलेक्ट तो दिव्य बुद्धि और दिव्य दर्पण, 2 बातें बाबा ने कही हैं। तो पहले हम दिव्य बुद्धि को देखते हैं। इसमें भी 3 बातें। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि दिव्य बुद्धि जो है, किसको दिव्य बुद्धि कहेंगे, या हमारी बुद्धि दिन भर में कितनी दिव्य है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों काल स्पष्ट दिखाई देंगे, हर एक्शन के भी, हर संकल्प के भी, हर बोल के भी। कितनी अच्छी बात है। जो भी हम संकल्प कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी एक्शन हो रहा है, पास्ट में जब हमने ऐसा किया था तो उसका क्या रिजल्ट आया था, प्रेजेंट तो ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं, देख लेते हैं, और फ्यूचर इम्प्लीकेशन इसके लॉन्ग टर्म क्या होंगे। क्या दिन भर में हम ये ध्यान रख सकते हैं, नेचुरल अटेंशन रख सकते हैं? तो जैसा कि हमने इसमें समझा कि पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे कैसे हैं, उस बात को लेके कोई भी डिसीजन हमने लिए हैं उसको लेके पास्ट एक्सपीरियंस क्या है। मान लीजिए कोई एक ऐसा दिन था जब हम बहुत बोलते रहे, सुबह से शाम तक बहुत वाचा में आए, तो क्या एक्सपीरियंस हुआ, उस दिन हमारा योग कैसा लगा, और अगर हम ऐसे ही करते रहें तो आने वाले टाइम में हमारा योग कैसा होगा, तो उसका फिर हम समझ सकते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा कि इसमें दूसरी कैटेगरी होती है कि पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचती तो है वो आत्मा, लेकिन वो कभी सिर्फ प्रेजेंट को सोचती है, कभी पास्ट और प्रेजेंट में भी चली जाती है, मतलब ऊपर नीचे होती रहती है। और तीसरी है, बाबा ने कहा कि अलबेली बुद्धि वाली आत्मा,
जो सिर्फ प्रेजेंट का सोचती है और जिसके पास, जैसे कहा जाएगा कि कोई लैक ऑफ विजन नहीं है, लैक ऑफ फॉरसाइट नहीं है। तो आप अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं, मतलब अभी होमवर्क नोट कर सकते हैं, बाद में सोचेंगे कि ऐसे कौन से डिसीजन आपने लाइफ में लिए हैं जिसमें आपने सिर्फ प्रेजेंट को कंसीडर किया, फ्यूचर इम्प्लीकेशन को नहीं सोचा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे। क्योंकि जैसे जैसे हमें ये अवेयरनेस बढ़ती जाएगी तो फिर वो चेंज होता जाएगा। कल बात की, कल दीदी बता रहे थे कि दिव्य दर्पण बाबा ने हमें दिया है। तो दिव्य दर्पण बाबा की जो एनालॉजी है, ये बाबा जो मेटाफर्स यूज करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो दिव्य दर्पण से क्या कनेक्शन है परखने की शक्ति का, चीज़ों को परखने का, वो हम देखेंगे। तो इसको आज हम एक इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। बाबा की ही सारी बातों को हम एक नए तरीके से कोशिश करेंगे आज देखने की। दर्पण होता है और दर्पण के चारों ओर एक फ्रेम होता है, राइट। तो आज हम हमारे जो दिव्य दर्पण है उसमें अलग अलग फ्रेम लगा के देखेंगे। तो आप सभी तैयार हैं? यस। ऑल राइट। तो नोट भी कर सकते हैं सब इसको। तो पहला है डिस्कवरी फ्रेम। तो ये कैसे काम करेगा? जैसे दादी जानकी जी को हमेशा हम सुनते थे, उनकी क्लासेस में सुनते हैं कि हमेशा उनको बाबा की हर बात नई लगती है, ज्ञान नया लगता है कि आज बाबा ने ये नई बात कही। मतलब शी इज इन डिस्कवरी फ्रेम ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है कि ये बात तो हमें समझ में आ गई, अब तो हमने समझ ही लिया, हमें तो ये ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। तो दिव्य दर्पण जो हमारा है, अगर उसमें डिस्कवरी फ्रेम हमारा लगा हो कि इसमें आज हम कौन सी नई बात समझ सकते हैं, इसमें इस बात से कौन सी नई इंसाइट हमें मिल सकती है, तो हमारी परखने की शक्ति दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। तो हमें चेक करना है क्या हमारे पास ये डिस्कवरी फ्रेम है। अगर है तो हम कितना परसेंटेज यूज करते हैं। तो चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आप कितना टाइम डिस्कवरी फ्रेम में रहते हैं पूरे दिन में। जस्ट एक रफ एस्टिमेट। डिस्कवरी फ्रेम में रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब ऐसा नहीं है कि माया हमेशा उसी रूप में आएगी या सिचुएशंस उसी रूप में आएंगी, वो नए नए रूप में आ सकते हैं। तो डिस्कवरी फ्रेम में होंगे तो हम उनको समझ पाएंगे। तो टू व्हाट एक्सटेंट एम आई एम इन डिस्कवरी फ्रेम थ्रू आउट द डे, उसकी परसेंटेज क्या है? सो यू कैन शेयर जस्ट टू एंश्योर योर पार्टिसिपेशन। %60, okay, 10, 50. तो whatever this number is relevant to you, important to you, तो आप इसको देख सकते हैं और पूरे वीक में से ट्रैक कर सकते हैं। सेकंड फ्रेम है हमारा कॉन्ट्रास्ट फ्रेम दिव्य दर्पण के ऊपर। तो जैसा कि बाबा ने कहा, कॉन्ट्रास्ट फ्रेम कैसे यूज करना है, क्या था और अभी क्या हूं और भविष्य में क्या मिलना है। तो जब ये कॉन्ट्रास्ट होता रहेगा, क्या था, अभी क्या हूं और भविष्य में क्या मिलना है, तो बहुत सारी बातों की क्लैरिटी आ जाती है कि मेरे एक्शन गोल्स के अलाइनमेंट में कैसे होने चाहिए। क्योंकि क्या था वो भी आइडेंटिटी की बात है, भविष्य में क्या मिलना है, अभी क्या हूँ, तो ये आइडेंटिटी के अराउंड ही हमारे एक्शंस बिल्ड होते हैं सबकॉन्शियसली। तो कॉन्ट्रास्ट फ्रेम बाबा हमें, अच्छा कॉन्ट्रास्ट फ्रेम हमें बाबा और कहाँ कहाँ पे बताते हैं, कोई शेयर करना चाहेंगे?
बाबा को बहुत पसंद है ये कॉन्ट्रास्ट फ्रेम। बाबा कोई बच्चों का भी मालूम करके बताते हैं कि ये आज बताया ये मातेले बच्चे हैं, ये सौतेले बच्चे हैं। आज की मुरली में भी कंट्रास्ट बताया। जी। ओम शांति। बाबा बहुत ज्यादा बात बताते हैं कि संगम युग कैसा है, सतयुग कैसा है। तो कैसे हम इस समय बहुत डायमंड उसमें है, युग में वो गोल्डन है। एंड देन बाबा माया के लिए भी बताते हैं, माया क्या करती है और बाबा क्या करते हैं। ओम शांति। बाबा ये भी बताते हैं बड़े प्यार से कि 2 युगों से तुम मनुष्यों से प्रीत करते आए, उनसे दिल लगाते आए, अभी और भी दिल लगाना है क्या, और टाइम चाहिए या दिल भर गया अभी। तो ये भी एक कॉन्ट्रास्ट फ्रेम है। तो कॉन्ट्रास्ट फ्रेम को यूज़ करने से बुद्धि में वो क्लैरिटी आती जाती है कि मुझे अब परख के क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो नहीं करना है वो फुल स्टॉप नहीं करना है। तो आप सभी ये सोच सकते हैं इसके बारे में और रिफ्लेक्शन कर सकते हैं कि बाबा कॉन्ट्रास्ट फ्रेम कैसे हमें समझाते जाते हैं। जी, ईश्वरीय मत और मनुष्य मत बहुत अच्छा बताया आपने। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जगदीश भाई जी का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक था ये, कि मनुष्य मत और ईश्वरीय मत ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। इवन दैवीय मत और ईश्वरीय मत का भी कॉन्ट्रास्ट है, वो इम्पोर्टेंट है। दैवीय पालना और ईश्वरीय पालना, उसमें भी कॉन्ट्रास्ट है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने बताई पिछले 3-4 दिनों की ही, अगर हम बुल्ली को देखें जो भी ग्रुप में शेयर हुआ, रेलेवेंस फ्रेम। बाबा कह रहे थे कि सारी नॉलेज भी है, सारी अंडरस्टैंडिंग है, सारी गुण ज्ञान शक्तियाँ, सब तो पता ही चल गया, सब तो पता ही है, फिर समय प्रमाण परखने में क्यों धोखा खा लेते हैं, क्या हो जाता है। तो बाबा ने उसमें जो बताया, समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है कि उस समय क्या विधि यूज करनी है, कौन सी युक्ति यूज करनी है, और इसकी डेट भी मेंशन्ड है मुरली की, कोई उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो रेलेवेंस फ्रेम का मीनिंग है कि किस समय पर, किस सिचुएशन में, किस शक्ति की, किस गुण की, किस तरीके से आवश्यकता है। ये एक बहुत डिफरेंट तरह का आर्ट एंड साइंस है कि कैसे उसे यूज करना है। जैसे कि हम सब ने सुना ही है कि सामान्य की शक्ति जहाँ यूज करनी है वहाँ सहन करने का नहीं करना है, इस तरह से। तो ज्ञान की राइट पॉइंट को राइट जगह यूज करना है, नहीं तो हम कोई ना कोई तो बात यूज करते ही हैं, लेकिन वो समय प्रमाण विधि एक्यूरेट नहीं होती, तो सफलता में या परखने में अंतर पड़ जाता है। फिर है आउटकम फ्रेम। आउटकम फ्रेम का बहुत विस्तार हो सकता है। तो पहली बात इसमें है लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा का अपने आप में बहुत विस्तार है, लेकिन जैसा कि शुरू में भी डिस्कस हुआ कि हर एक कर्म का, अब जैसे कई बार जूम सेशन में क्या होता है कि कई सारे भाई बहनों का ऑडियो चालू रहता है, तो बैकग्राउंड में नॉइज आता रहता है, लेकिन आत्माएं रियलाइज नहीं करती कि इससे क्या होगा। लेकिन अगर हम सोचें कि हमारा ऑडियो ऑन रह गया और हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हुआ, टोटल तो यही कहेंगे, उससे कितनी आत्माओं के संकल्प चलने लगते हैं, वो भी सूक्ष्म एक हमारे ऊपर बोझा चढ़ता जाता है। तो बोझ का हिसाब किताब, ये भी एक टॉपिक मॉडलिंग में आता है। तो छोटी छोटी बातों पे का हमें पता हो कि क्या आउटकम है, किसको करने से क्या होगा, और कुछ भी हमें करना है तो क्यों करना है, तो इसको हम इम्पैक्ट असेसमेंट भी कह सकते हैं। तो जो भी एक्शन है, जो भी संकल्प है, बाबा कहते हैं वो बिना अर्थ के नहीं हो, समर्थ हो, यानी उसमें सेंस ऑफ डायरेक्शन हो। एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन का एस सक्सेस का एस है फर्स्ट। सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है तो सक्सेस हो ही नहीं सकती, सिद्धि भी नहीं हो सकती, सफलता नहीं हो सकती। तो आप में से कोई और शेयर करना चाहेंगे कि बाबा हमें आउटकम फ्रेम किस तरह से बताते हैं मुरलियों में? सो यू कैन रेज योर हैंड्स। आउटकम फ्रेम इन मुरलीज। हाँ जी।
बाबा ये कहते हैं जब मैं श्रीमत देता हूँ तो उसमें आप दूसरों की मतों को ऐड कर देते हैं, तो ज्यादा वो निकल के आता है कि बच्चे मूंझ जाते हैं। जैसे अभी कल परसों में भी आया, तो वो बच्चे मूंझ जाते हैं, संशय में आ जाते हैं, क्योंकि परमत पे चलने लग जाते हैं। बाबा ये भी कहते हैं, आउटकम ये निकल के आता है कि बच्चे ज्ञान से छोड़ देते हैं फिर वो। उससे भी ये भी बात अच्छी है, बहुत सिंपल बात है। और जैसे कि हम इस सेशन में अभी हैं 7 to 8:30 या जो भी इसका ड्यूरेशन है, तो हम इस सेशन में क्यों हैं? ऊपर से देखने में लगेगा कि ज्ञान के लिए हैं, ज्ञान की चर्चा के लिए हैं, बाबा की बातों को समझने के लिए हैं। लेकिन अगर हम बहुत डीपली देखें कि मेरा क्या आउटकम है, मैं इस सेशन में क्यों हूँ, या हम किसी भी मुरली क्लास में क्यों हैं, किसी भी हम भट्टी के 3-4 दिन के प्रोग्राम में क्यों हैं, अगर हम बहुत ऑनेस्टी से देखेंगे अपने आप को, तो बहुत सारी लेयर्स निकल के आ सकती हैं। इट इज़ नॉट सो सिंपल। लेकिन हम अपने आप को चला लेते हैं कि नहीं नहीं हम इसलिए हैं, तो फिर आउटकम फ्रेम में हम आ नहीं सकते हैं जब खुद से ही ऑनेस्ट नहीं होंगे। तो आप बता सकते हैं चैट में कि व्हाई यू आर इन दिस सेशन। स्वरूप बनने के लिए, बाबा के साथ ही हो। बाबा को प्यार करते हैं इसलिए। ओके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। बाबा की श्रीमत को और डीपली जानने के लिए। जी, समय सफल करने के लिए, वीकनेस की चेकिंग हो जाती है, चेंज करने के लिए। कुछ ऐसा बता सकते हैं जो ज्ञान के कनेक्शन से अलग हो, लेकिन इट में बी राइट टू अचीव एम फॉर मोर क्लैरिटी, संपन्न बनने और बनाने के लिए। दीदी वी बाबा हैव से 10 more और minutes जुड़ने now. के लिए, बाबा से और गहराई से जुड़ने के जी लिए। है अभी 10 मिनट्स। ओके, ओके। लेकिन हो सकता है ऐसा भी बताएं नहीं, लेकिन और भी एम हो सकते हैं इस सेशन के, टू नो ईच अदर्स पर्सपेक्टिव। या दैट्स राइट। ठीक है जी। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन की बात जैसे दादी जी की क्लासेस में हमेशा सुनते हैं, दादी जानकी जी की क्लासेस में वो एक महावाक्य बहुत यूज करते हैं बार बार, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करने का है। हाँ, ये भी साहू जी ने बहुत अच्छा लिखा है टू नो बट आई डोंट नो। यस, सो प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ आवर इग्नोरेंस कि व्हाट आई डोंट नो। जी, तो सिंस वी हैव लेस टाइम सो वी विल गो फास्टर। इकोलॉजी फ्रेम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और कोई ये ना समझे कि बहुत बड़े बड़े शब्द है तो हमें समझ में नहीं आएंगे, बहुत आसान है ये समझना। इकोलॉजी फ्रेम क्या होता है कि हमारा जो भी एक एक्शन होता है वो हमारे ही अदर एक्शंस को प्रभावित करता है, हमारे साथ रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, जिन संस्थाओं के हम सदस्य हैं उनको भी प्रभावित करता है, पूरा एक लार्जर जो इकोसिस्टम है उसको प्रभावित करता है। और हमारे जीवन की एक घटना हमारे जीवन की दूसरी घटना, दूसरे डिसीजन को प्रभावित करती है। राइट। अब जैसे आपने डिसीजन लिया कि आपको 15 डेज के लिए मधुबन जाना है, तो वो आपके घर की सिचुएशन को इम्पैक्ट करेगा। लेकिन आपने सोचा कि आपको एक खास तरह का कोई 2 साल का कोर्स करना है, तो वो बाकी आपके और डिसीजंस को डिले करेगा। तो इस तरह से इकोलॉजी फ्रेम होता है। तो मुरली में इकोलॉजी फ्रेम किस तरह से आता है, जिससे कि हम परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति को समझ सकते हैं। कोई शेयर करना चाहेंगे? बाबा हमें इकोलॉजी फ्रेम कैसे सिखाते हैं? कि हमें अपने वातावरण के साथ तोड़ निभाना है। परफेक्ट, बहुत ही अच्छा आपने बताया। एग्जैक्टली। ट्रस्टी बनकर रहना है।
ओके, ठीक है, ये भी हो सकता है, परिस्थिति हम पर हावी ना हो। तो आप नोट कर सकते हैं एंड कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, कि कैसे बाबा की मुरली को हम इस तरह के फ्रेम से, इस एक नए नज़रिए से, एक इस लेंस से देख के समझ सकते हैं। क्योंकि बाबा का ज्ञान तो बेहद का है, जितने तरीके से उसे समझा जाए, प्रोसेसिंग किया जाए, उतना ही नई नई बातें निकल कर आती हैं। जी, जनक राजा का मिसाल भी है इसमें। नेक्स्ट फ्रेम इसमें लेते हैं एज इफ फ्रेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परखने की शक्ति के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हम मान लेते हैं कि ये सिचुएशन ऐसे आएगी, बाबा ने बताया है तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी आएंगी जो हमने सोची नहीं है, लेकिन अगर वैसा हो गया तो, एज इफ, अगर ऐसा होता तो, ऐसा हो जाए तो जो भी हमारी कंटिंजेंसी प्लानिंग होती है वो उसके बेसिस पे हो सकती है। तो बाबा ने वैसे अधिकतर सिचुएशंस बताई हुई है, लेकिन फिर भी किसने सोचा था कि कोविड जैसी बात आएगी। तो उस समय एक नया रिस्पॉन्स देना है, नए तरीके से चीज़ों को परखना है, नए तरह के डिसीजन लेने हैं, तो वो सबके लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस रहा। तो हमारी दिव्य दर्पण दर्पण के चारों ओर एक ये भी फ्रेम है देखने का बाबा के साथ कि ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे। फिर नेक्स्ट हम ले सकते हैं एप्रिशिएटिव फ्रेम। एप्रिशिएटिव फ्रेम वैसे तो क्लियर है क्या होता है। ये फ्रेम बहुत अच्छा है, और ये दिव्य दर्पण पे हमारा फ्रेम लगा रहे तो सब हमसे संतुष्ट रहेंगे, हम सबसे संतुष्ट रहेंगे। कैसे? हाँ जी, वाह ड्रामा वाह, ये अप्रिशिएटिव फ्रेम है। और जब वाह ड्रामा वाह होगा तो क्यों, क्या, कैसे नहीं आएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी है। एग्जैक्टली, तूफान तूफान बन जाएंगे। जब हम खुद को आत्मा समझ रहे हैं और सामने वाले को भी वही आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, तो भी फिर हम उसमें नहीं आएंगे बात। जी, तो वासुदेव दर्पण के लिए हमें बहुत सारे फ्रेम्स मिल गए। हाँ जी, और प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज, हाउ बाबा अप्रिशिएट एवरीवन, लास्ट संडे मुरली वाज ऑन अप्रिशिएटिव फ्रेम। जी, एक्यूरेट ड्रामा, एक्यूरेट रोल्स। राइट, एक और टूल है इसका ये परखने का। भाई जी, हाँ जी, बड़ा बाबा बैठा है। बिल्कुल। तो टाइम ट्रैकर भी एक टूल है ये देखने का और परखने का कि मेरे थॉट्स, मेरे वर्ड्स, मेरे एक्शंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसका आउटकम क्या है। तो दूरंदेशी बनने का अभ्यास बाबा ने कहा आज की मुरली में कि ये करने का अभी टाइम है, इसको बढ़ाना होगा। तो दूरंदेशी बढ़ने के लिए क्या करना होता है? दूर की बातों को, दूर की चीज़ों को अभी ही समझना होता है। तो वो कैसे पता हमें चलता है कि जो होने वाला है उसके कुछ चिन्ह, कुछ निशानियां दिखाई देती हैं। तो तूफान का कैसे पता चला? क्योंकि उसके कुछ चिन्ह दिखाई दिए। तो शॉर्ट में बताएंगे क्या चिन्ह दिखाई दिए, कैसे पता चला कि तूफान आने वाला है, साइक्लोन। साइंटिस्ट को कैसे पता लगता है? नेचर में चेंजेस आते हैं, वाटर में जैसे सी में या एयर में जो चेंजेस जी आते हैं उसके थ्रू साइंटिस्ट समझते हैं। जी, कुछ एयर प्रेशर वगैरह में चेंज होता है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है, विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इस तरह से इस तरह से परखने की शक्ति हमें देखनी है तो फिजिकल हेल्थ में हम देख सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी वीक होती जाती है दिन पे दिन। तो इससे हम समझ सकते हैं कि समथिंग इज कमिंग। लो प्रेशर एरिया की बात हुई। मेंटल हेल्थ में अगर हम देखें तो जिनका मेंटल ब्रेकडाउन होता है लंबे टाइम में चल के, तो शुरुआत से ही कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे कि हर बात में इरिटेट होना। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइन होते हैं जिनको हमें नोटिस करना चाहिए। और दूरंदेशी बनने के लिए लाइन क्लियर
और साइलेंस की शक्ति, क्योंकि साइलेंस की शक्ति नहीं होगी और लाइन क्लियर नहीं होगी तो बहुत सारी बातें मिल जाएंगी, वो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा और हम रॉन्ग सिग्नल को कैच कर सकते हैं, राइट। तो हमारा फॉरकास्ट सिस्टम कैसा है वो इस बात पे डिपेंड है कि हमारे संकल्प कैसे हैं। संकल्पों की जितनी, क्योंकि इसके पहले टॉपिक था सच्चाई सफाई, बुद्धि की भी सफाई, दिल की भी सच्चाई सफाई, उसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। जी, विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि, बाबा ने सारे टर्म्स यूज किए। तो इन सारी बातों को और अच्छे से हमें अभ्यास करने के लिए आवश्यकता है कि हम अफर्मेशंस का अभ्यास करें। तो जो भी बातें हमने डिस्कस की हैं उसके बेसिस पे हम अपनी अफर्मेशंस खुद बना सकते हैं। खुद की बनाई हुई अफर्मेशंस हमेशा पावरफुल होती हैं बजाय किसी और के देने के, इसलिए हमने अफर्मेशंस बनाई भी नहीं आपके लिए, आप खुद बना सकते हैं। बाकी तो बाबा ने बहुत बनाया है, लेकिन आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सिचुएशन स्पेसिफिक अफर्मेशंस आप बना सकते हैं। भाई जी एग्जांपल देंगे इसमें प्लीज? हाँ जी, जैसे कि मैं तीनों कालों को जानकर हर संकल्प बोल कर्म करने वाली सदा सिद्धि स्वरूप त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। जैसे भी आप चाहें। आप बताइए अब। मैं सफलता मूर्त बंधन मुक्त आत्मा हूँ। जी, मैं तो जैसे ज्ञान युक्त आत्मा हूँ। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं ये बात आनी चाहिए कि त्रिकालदर्शी कैसे और तीनों कालों का ज्ञान कैसे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा है इसमें। ये सब बाबा ने हमें बड़े खेलने के लिए सारी चीजें दी हैं, कितना अच्छा है। उसका सोचो कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इम्प्लीकेशन क्या है। हाँ जी, नमस्ते बहन। ओम शांति। आत्मा अफर्मेशंस को लेकर पूर्वज आत्मा। जी नमस्ते बहन, ओम बोलिए। शांति। सचिन भाई जी ने एक क्लास की थी अफर्मेशंस पर, उसमें उन्होंने बताया था कि अफर्मेशन का एक, अगर आप उसको मतलब बिल्कुल सिद्धि स्वर में लाना चाहते हैं, उसकी सिद्धि में, तो उसके लिए फैक्टर्स हैं। एक सबसे बड़ा फैक्टर उन्होंने बताया था कि व्हाट टाइम यू आर टेकिंग अफर्मेशन एंड एट व्हाट प्लेस। तो दो चीजें उन्होंने बताई कि टाइम से रिलेटेड उन्होंने बताया कि व्हेन अ पर्सन इज गोइंग थ्रू एन एडवर्सिटी, मतलब एक्सट्रीम एडवर्सिटी में है वो, और उस टाइम पे वो बहुत पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हैं, सो मतलब बीज जो है वो बहुत ज्यादा डीप चला गया है, तो उसका फ्रूटफुल होना इज डेफिनेट। लाइक ब्रह्मा बाबा ने जब बैगरी पार्ट चल रहा था, उस टाइम पर उन्होंने अखबार में निकलवाया कि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो एडवर्सिटी की एक्सट्रीम कंडीशन थी, और उस टाइम पे जो एफर्मेशन थी वो उसकी एक्सट्रीम, दूसरी एक्सट्रीम पे थी। तो सचिन भाई जी ने बोला ऐसी एफर्मेशन, मतलब ये एक तो फैक्टर है कि किस टाइम पे ले रहे हैं। सेकेंड थिंग ये टोल्ड कि आप प्लेस, आप वी ऑल कैन जस्ट, अगर हम थोड़े से और ऑब्जर्वेंट बन जाएं तो हम ये देखेंगे कि हमारे थॉट्स जो है वो प्लेस के साथ बहुत चेंज होते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार राम जी, कैन आई टेक अ लिटिल टाइम, 2 minutes? प्लीज आस्क रचना बहन। Sorry? Be short, be brief. We are running Yeah, short. yeah, definitely. Only a minute. So what he told कि राम जी जब लक्ष्मण और सीता के साथ जा रहे थे, तो लक्ष्मण जी को ना एक गुफा में जाते ही एक थॉट आ रहा था कि मैं कहाँ फंस गया, मतलब क्यों आ गया मैं इन लोगों के साथ, मेरी अच्छी खासी वहां लाइफ चल रही थी। गुफा से बाहर आते ही उनका थॉट चेंज हो जाता था कि व्हाट वाज आई थिंकिंग। तो उन्होंने राज पूछा, तो ऋषि मुनि ने ये राज वहां पे बताया कि इस गुफा में असुर रहते थे, उन असुरों की बैड पावर्स जो है यहाँ पे, तो आपकी वो थॉट्स इस वजह से चल रही है। सो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो समटाइम्स माइंड बहुत ज्यादा खराब थॉट्स अगर क्रिएट कर रहा है, इमीडिएटली चेंज द प्लेस, सो दैट कैन ऑल्सो हेल्प टू अफर्म योरसेल्फ। थैंक यू। ओम शांति। तो वैसे आई थिंक ये समझने के लिए ठीक है, लेकिन इट कैन बी लिटिल डिसएम्पावरिंग ऑल्सो, एंड इट कैन बी अ जस्टिफिकेशन फॉर हैविंग अ वीक अफर्मेशन।
व्हाट इफ अगर हम ये सोचें कि रिगार्डलेस ऑफ एनी प्लेस एनी टाइम इन द होल यूनिवर्स आई कैन क्रिएट अ पावरफुल अफर्मेशन regardless of anything. That would be the wonderful enough. Actually, that isn't that what is needed? Affirmation means we are going through a difficult time and we want to reverse that thing. अदरवाइज क्या होगा, जैसे ये बात सुनेंगे ना कोई, तो अब लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरे घर में चारों बाकी लोग 5 लोग ऐसे हैं, तो मेरा शायद वीक थॉट इसीलिए आ रहा है, मैं अपना घर चेंज कर लेता हूँ. But it's not possible. No, it's not about ghar, it's about even the little spaces. Even like शिवानी दीदी भी बोलती हैं कि आपके घर में कोई जरूर ऐसा एक एरिया होगा जहाँ पे आप डेली पर्टिकुलरली मेडिटेशन करते हैं, तो उस एरिया में इट विल बी वेरी इजी टू कम इनटू योर अफर्मेशन, उसको स्टे करना. बट कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप थोड़ा डिफिकल्ट फील कर रहे हैं, तो उसके लिए जस्ट हैव अवेयरनेस कि कई बार पीपल थिंक ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज इट हैपनिंग. तो that can be one of the causes, not always, but तो can इसको be ऐसे one of समझ the सकते हैं कि शुरुआत में जब कोई अगर नए सीख रहे हैं, तो उसमें ये बात हेल्प कर सकती है कि अगर आप किसी स्थान में रह के नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं पावरफुल अफर्मेशंस, टू ट्राई टू चेंज योर लोकेशन. तभी जैसे कहते हैं ना, सेंटर पे आना चाहिए, सभी के साथ का पावरफुल वाइब्रेशन मिलता है, तो दैट कैन हेल्प. लेकिन अल्टीमेटली इवेंचुअली वी हैव टू बी इन कॉज मोड, जैसा शिखा बहन ने कहा कि रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग वी हैव टू बी पावरफुल. चाहे कितने भी हलचल हो, हलचल के बीच में अचल तो होना ही है. सो देयर इज नो अदर चॉइस. जी. ओके जी. So we wind up. How could you wind it up for us? Because there's so many thoughts that we've taken from you. Yeah. So you want me to closing remarks? हाँ, मतलब now what all can we do? There are a lot of things you've told us. मोटा थोड़ा सा broadly बता दें ताकि we can all summarize कर दीजिए भाई जी. हाँ जी. Yeah, so that we can work on some things. Yes. Okay. तो जैसे कि एक रियलाइजेशन की बात ये है कि दिन भर में जो कुछ भी हो रहा है, सिर्फ हम अगर 1 डे एट ए टाइम भी लें, 24 आवर्स का टाइम, अगर हम ये नहीं सोचते गहराई से कि मेरे हर एक एक्शन का क्या इम्प्लीकेशन है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी वी फेल टू नोटिस सर्टेन थिंग्स. हमें समझ में ही नहीं आ पाता कि ये मेरे रिजल्ट एक्शन कहाँ जा रहे हैं, इसका हो क्या रहा है. तो हम एक बाय डिफ़ॉल्ट अपनी एक आदत बना लें, जिसे हम ट्रैफिक कंट्रोल कहते हैं, या हम उसे कुछ भी कहें, या उसे हम ट्रैफिक कंट्रोल के अलग भी कर लें. एक तो ये कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें मोबाइल यूज़ नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें साइलेंस में बैठना है 2-3 मिनट 4 मिनट, और जस्ट कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग अबाउट इट कि मेरा लास्ट 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो गया, उसे एक फ्लैशबैक में स्टोरी की तरह देखें कि क्या क्या हुआ. अच्छा, किसी से 15 मिनट्स फ़ोन पे बात हुई, तो जस्ट रिफ्लेक्ट अबाउट इट. क्या बात हुई, क्या ये बात शॉर्ट में हो सकती थी, इसका क्या आउटकम है, क्या ये श्रीमत के अकॉर्डिंग है, अगर फिर से ये बात होती है तो मुझे क्या बात करनी है. तो जितना हम पूरे दिन भर के हर एक एक्शन को, हर एक संकल्प को ऐसे देखने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा सा उस पर ऑब्जर्वेशन अपनी बनाएंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत 24 आवर्स में 48 आवर्स का या 72 आवर्स का या कई दिनों का रिजल्ट निकलने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे व्यर्थ कर्म करने से हम बचते जाएंगे. इसके अलावा और कोई वन टाइम सॉल्यूशन नहीं है. वी हैव टू बी इन दैट प्रोसेस. और जितने भी फ्रेम्स हमने आज डिस्कस किए, आप सब ने उसके नाम लिख लिए होंगे, तो मुरली पढ़ते समय हम सोच सकते हैं कि आज बाबा ने इस फ्रेम में कौन सी बात कही, ताकि आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नए तरीके से आप उस चीज़ को देख पाएँ, तो वो हेल्प कर सकते हैं. Very nice. Thank you so much. It was really a थैंक यू जी. wonderful session. ओम And शांति. I'm sure we have all learned a lot. बहुत सारी नए स्टेप्स समझ में आए. बिल्कुल, बिल्कुल. बहुत अच्छा. बहुत ही सुंदर. अच्छा है, बाबा ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है कि हर साल ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं, प्रोजेक्ट में हमारी एक डायरेक्शन होती है क्लियर, फिर हम सब मिलके कुछ कुछ टॉपिक्स को लेते हैं, तो इट्स वंडरफुल फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न समथिंग. जी जी, थैंक यू सो मच. और अभी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठ लें और आप एक संकल्प दे दें, सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट.
सभी इसी संकल्प में स्थित होंगे कि ज्ञान के सागर के ज्ञान के आधार पर इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हर एक संकल्प, बोल और कर्म को तीनों कालों से परख कर करने वाले, पूरे ही कल्प में विशेष पार्ट प्ले करने वाले त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। ओम शांति। हम सभी वीडियो ऑन करके भाई जी का एक हाथ की ताली से थैंक्स कर देते हैं। थैंक यू सो मच। जी, ओम शांति। थैंक यू। आपका बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू दीदी। ओम शांति।